हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक रंजन ट्रेडिंग से रिलेटेड एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑप्शन बाइंग के बारे में। ऑप्शन बाइंग किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग में कितना रिस्क है और कितना ज़्यादा उसमें रिवॉर्ड है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के डेट में बहुत सारे नौजवान ऑप्शन बाइंग से बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं 10,000 20,000 रुपए से करोड़पति तक बन जाऊंगा, लेकिन कहाँ तक ये सपना देखना सच है और कितना रियलिस्टिक है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक पहुंच सके। और वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, तब जाके आप ऑप्शन बाइंग के एक एक पहलू को सही तरीके से समझ पाएंगे। क्या अप्रोच होनी चाहिए ऑप्शन बाइंग के साथ, ये चीज आप समझ पाएंगे। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन बाइंग होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन बाइंग बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर्स में आपको यह लगता है कि शेयर प्राइस ऊपर चली जाएगी और जो सेलर्स है उसको इसके अपोजिट लगता है कि जो शेयर प्राइस है वो नीचे ही रहेगी। और इसी कारण से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट निर्धारित होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर आप ऑप्शन बाइंग दो चीजों में कर सकते हैं। पहला है इंडेक्स और दूसरा है स्टॉक्स। जो स्टॉक्स होता है, कोई भी स्टॉक, सपोज कीजिए कि एसबीआई एक स्टॉक्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो उसका जो स्टॉक्स होता है उसमें आप ऑप्शन बाइंग अगर करने जाएंगे तो उसकी एक्सपायरी मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए होती है और मिनिमम 1 मंथ्स के लिए होती है। जब आप बाई करने जाएंगे तो वो डेट वहां पे मेंशन रहता है। अगर आप 1 महीने का एक्सपायरी देखने जा रहे हैं तो किस डेट को आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने जा रहा है वो वहां पे मेंशन रहता है। उसी तरीके से अगर आप 2 मंथ्स का एक्सपायरी वाला स्टॉक में ऑप्शन बाइंग करने जा रहे हैं तो वहां पे भी मेंशन रहेगा कि किस डेट को ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि निफ्टी में करते हैं या बैंक निफ्टी में करते हैं या फिन निफ्टी में करते हैं, तो वहां पे भी एक्सपायरी डेट निर्धारित रहता है, लेकिन यहां पे जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है वो 1 वीक का होता है, यानी 7 डेज का होता है। मैक्सिमम जो एक्सपायरी निर्धारित होता है वो यहां पे भी 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, ये इतनी बात आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। तो जो ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, वो करते हैं इंडिसेस में, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। ये जो 3 इंडिसेस हैं, उसके अलावा भी मिड कैप है और भी हैं, लेकिन दे आर नॉट दैट मच पॉपुलर। जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, उसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहती है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और तो ये हो गया इंडेक्स में। नाउ जो ऑप्शन बाइंग है और जो दूसरे ट्रेडिंग है, लाइक आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, किस तरीके से ऑप्शन बाइंग अलग है। तो सबसे जो मेन पॉइंट है जो ऑप्शन बाइंग को अलग करता है और बहुत ही रिस्की बनाता है, वो है प्रीमियम डिके। नो, प्रीमियम डिके क्या होता है इस चीज को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने निफ्टी 19,200 का कॉल बाई किया, जिसका एक्सपायरी है 2 नवंबर और जिसका प्राइस है 54 रुपीज। अभी आज डेट है 27 अक्टूबर, आपको बीच में सैटरडे आ जा रहा है, संडे आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी क्या 2 दिन आपके वैसे ही चले गए,
जब मंडे को ये अगर मार्केट खुलती है और मार्केट आपको यहीं पे मिलती है, अभी जहाँ पे बंद हो रही है, मान लीजिए उसी के आसपास, मान लीजिए 19,050 पे आपको मार्केट मिलता है, तो आप देखेंगे ये जो प्राइस है 54 रुपीज़, ये थोड़ा डाउन होके कम हो गया और आपको 47-48 रुपीज़ के आसपास ये खुलते हुए दिखेगा। अगर मार्केट यहीं पे खुलता है जहां आज बंद हुआ है उसी के आसपास खुलता है, तो अगर मान लीजिए कि मार्केट यहां से 50 पॉइंट अप ओपन होता है, यानी कि 19,100 पे ओपन होता है, तो फिर ये प्राइस आपको ऊपर जाएगा। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको वहां भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो 2 दिन का यहां पे टाइम डिके हो गया है। ओके, तो इसी तरीके से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जो ऑप्शन बाइंग है बहुत ज़्यादा डेंजरस इसलिए हो जाता है कि आप इसको जितना होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सपायरी है वो 7 डेज का ही है, और 7 डेज में अगर आपने अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं किया या प्रॉफिट जनरेट करने के बाद भी एग्जिट आपने नहीं किया, तो आपका प्रीमियम डिके होते जाएगा, और जितना जब बहुत ही नज़दीक आ जाएगा एक्सपायरी के, तो आपका जो प्रीमियम डे का स्पीड है वो और भी तेजी से बढ़ने लगेगा। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑप्शन बाइंग को और जो ट्रेडिंग है, स्टॉक्स के ट्रेडिंग है, उससे अलग करता है, वह है प्रीमियम डिके। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वॉलेटिलिटी। अभी आप देखेंगे कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 19,200 सीई का जो एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है, जिसका प्राइस था 54 रुपीज़, तो आप देखेंगे कि अगले 1 वीक में इसमें कितना ज़्यादा इसके प्राइस में डिफरेंस जाएगा। कभी आपको ये 100 जाते हुए दिखेगा, कभी आपको ये वापस 60 पे दिखेगा, कभी आपको ये 150 पे भी दिख सकता है। तो इतना ज़्यादा प्राइस में चेंजेज, तो यहाँ पे क्या है, आपके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे ये रिस्क फैक्टर होता है, और आपको बिल्कुल ये अनस्टेबल करने के लिए सफिशिएंट है ये फैक्टर। क्यों मैं बोल रहा हूं अनस्टेबल करने के लिए? क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आपने सपोज कीजिए कि इसको 54 पे बाई किया, अगले 2 घंटे में, मान लीजिए मंडे को 2 घंटे में इसका प्राइस चला गया 70, और आपने 70 में इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक, अब आप क्या है, उसके नेक्स्ट 2 आवर्स में आप इसको फिर से चेक करेंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आप इसको चेक करेंगे, अगर ये 70 से वापस 60 पे दिखेगा तो आप हैप्पी हो जाएंगे और आप बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ कि मैंने सेल कर दिया। लेकिन अगर ये 70 से आपको 110 पे अगर दिखता है, तो आपका जो माइंड है वो अनस्टेबल हो जाएगा वहां पे, और आप सोचेंगे कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मेरी एनालिसिस सही नहीं है, मुझे इसको सेल नहीं करना चाहिए था। तमाम तरह के सवाल आपको परेशान कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वॉलेटिलिटी और प्रीमियम डिके ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको ऑप्शन बाइंग को बाकी जो ट्रेडिंग है लाइक फ्यूचर्स ट्रेडिंग है उससे ये इसको अलग करते हैं, और यही 2 फैक्टर्स ऑप्शन बाइंग को बहुत ही ज़्यादा रिस्की बना देते हैं। तो नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है कि कौन से वो लोग हैं जिनको कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट उनको करना चाहिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि किन लोगों को ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। तो नंबर 1 है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को। दोस्तों इस बात को बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए कि आप को चाहे जितना अच्छा नॉलेज हो गया हो टेक्निकल एनालिसिस का, साइकोलॉजी का और कैपिटल मैनेजमेंट का, लेकिन इफ यू आर अ लॉस मेकिंग ट्रेडर, यू कैन नॉट, ध्यान दीजिएगा, यू कैन नॉट
रिकवर योर मनी बाय ऑप्शन बाइंग। हो सकता है कि आपके अपने ओपिनियन हो, बहुत ही आपको ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट लग रहा हो, लेकिन मेरे ओपिनियन में यही सच्चाई है। आप ऑप्शन बाइंग से अपने बड़े लॉस को रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ी सी रिकवरी करेंगे, फिर वापस वो लॉस होगा, फिर रिकवरी करेंगे, वापस वो लॉस होगा। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आप रिकवर कर सकते हैं। कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिखते हैं जो स्टॉक्स पे लोग आके अपना इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, या यूट्यूब में और भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने रिकवरी किया है, बट दैट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अदरवाइज अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो एक बार अगर लॉस हो गया ना, तो आप ऑप्शन बाइंग से रिकवरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिकवरी होगा, दूसरे तरीके से आप रिकवरी कर सकते हैं। तो ये पहला चीज है कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहिए, आपके पास मार्केट से कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, तो आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग रहेगा। दूसरा है हैविंग फ्री डे टाइम। आपके पास दिन भर में ना फ्री टाइम होना चाहिए, जिस टाइम में मार्केट चलता है उस टाइम में आपको फ्री होना चाहिए। आप दूसरे काम में एंगेज होते हुए, और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वॉलेटिलिटी यहाँ पे बहुत ही हाई होती है और उसमें आपका बहुत ही जल्दी उलट फेर हो सकता है। आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको किस जगह पे स्टॉप लॉस लगाना हो वो आप ना समझ पाए, किस जगह पे एंट्री लेना हो वो समझ ना पाए, किस जगह पे एग्जिट लेना हो वो ना समझ पाए। तो आपको आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम फ्री होना चाहिए। Now the next point is that having good knowledge of technical analysis। टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सही जानकारी नहीं है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, फिर आपको इंडिकेटर्स के बारे में, ट्रेंड लाइन के बारे में, सब पे सेपरेट वीडियोस मैंने बना के रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और हैविंग गुड डिग्री ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत से ट्रेडर्स के बारे में मैं जानता हूं जिन्होंने 50,000 को 5 लाख बना दिया, लेकिन वापस वो 5 लाख वो 1 से 2 दिन में ही लॉस कर दिए। दिस इज द मैजिक ऑफ द ऑप्शन बाइंग। ऐसा ऑप्शन बाइंग में ही होता है, ठीक है। तो ये अच्छा मैजिक नहीं है, ये काला जादू है। तो इस काला जादू से बचने के लिए आपके पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और आपको अच्छी कैपिटल मैनेजमेंट आनी चाहिए कि अगर 50,000 का अगर 5 लाख बन गया तो उस 5 लाख को किस तरीके से यूज करना है। पूरा का पूरा ऑप्शन बाइंग में डाल देना है, या फिर कुछ से ऑप्शन सेलिंग करना है, या फ्यूचर्स करना है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है, या फिर उसका इन्वेस्टमेंट कर देना है अलग अलग शेयर्स में, क्या करना है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको अच्छे कैपिटल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी जो साइकोलॉजी है, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। किस तरीके से साइकोलॉजी चेंज होने लगती है ट्रेडिंग में, जब हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, किस तरीके से हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होता है, किस तरीके से हमें दिख रहा होता है कि एज पर माय टेक्निकल एनालिसिस द मार्केट इज नॉट गोइंग इन माय फेवर, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द रिकवरी। छोटे प्रॉफिट्स में हम अर्ली एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े लॉसेस लेके भी हम वेट करते रहते हैं, एवरेज करते रहते हैं, होप ट्रेडिंग करते हैं। तो ये चीज़ें आपके साइकोलॉजी के अंदर आता है। तो आपको इन सारी चीज़ों पे आप कमेंट कीजिए, तो मैं इन सारी चीज़ों पे आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, कैपिटल मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। बट जो फोरमोस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप ऑप्शन बाइंग से कोई पैसा बनाने जा रहे हैं।
बहुत ही आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा ना ये बात, बट ये सच्चाई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप देखिए, अपने अंदर झांकिए कि इनमें से कौन सी चीज़ें मेरे पास हैं। अगर नहीं है तो उनको आप डेवलप कीजिए। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप स्विंग ट्रेड कीजिए, स्टॉक्स में कीजिए जहाँ पे रिस्क कम है। वहाँ से पहले आप कुछ पैसा बनाइए, उसके बाद से आप ऑप्शन बाइंग में आइए। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से मैंने बताया कि ऑप्शन बाइंग किन लोगों को करना चाहिए। नाउ एक बार आपको ये पता चल गया कि हाँ मुझे ऑप्शन बाइंग मैं करने के लिए मतलब तैयार हूँ, सुटेबल है, जो सर्कमस्टांसेज हैं, जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं और जो नॉलेज स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो सारी मेरे पास हैं, फिर अब मैं ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ। तो किस तरीके से आप स्टार्ट करें, कितना कैपिटल डिप्लॉय करें, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।